हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। अपनी क्लास थर्ड है और टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। अपन एंथर वॉल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर से अपन ने एपिडर्मिस को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में एंडोथीशियम को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में मिडल लेयर को डिस्कस कर लिया था। और लास्ट एंड फाइनल बची हुई है टेपिटम। टेपिटम के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूं तो टेपिटम सबसे इनर मोस्ट एंथर की वॉल होती है। ये भी सिंगल लेयर्ड होती है। इसकी सेल के बारे में मैं चर्चा करूं तो इसकी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल डेंस है। इसका जो न्यूक्लियस है बहुत बड़ा दिखाई देता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बोलते हैं बेटा इसका, क्रिस्टल क्लियर न्यूक्लियस होता है। ऐसा क्यों होता है ये अपन थोड़ी सी देर में समझेंगे। तो एंथर वॉल के बारे में अपन ये डिस्कस कर रहे थे कल। तो टेपिटम की थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं बेटा। एक्चुअली में जो टेपिटम होती है उसके बारे में मैं पॉइंट लिखूं तो ये इनर मोस्ट लेयर इनर मोस्ट लेयर ऑफ टेपिटम है बेटा। ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ टेपिटम। ठीक है, ठीक। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर एंथर वॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर की मैं चर्चा करूं तो बेटा वो कौन है? टेपिटम है। ये सिंगल लेयर्ड होगी कि डबल लेयर्ड होगी कि ट्रिपल लेयर्ड होगी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये भी सिंगल लेयर्ड होगी बेटा। ये सिंगल लेयर्ड होगी। ये किसके बाहर होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम के जस्ट बाहर होती है। एक बार छोटा सा अपन डायग्राम से समझते हैं बेटा। ये मैं यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन बना रहा हूं एंथर का। कितनी बार अपन यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन बना चुके हैं बेटा? यहाँ पे ये दो लोब है आपके सामने। एक लोब ये है बेटा, दूसरा लोब ये है। अब मैं बात करूं यहाँ पे होती है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है। अब मैं चर्चा कर रहा हूं माइक्रोस्पोरेंजियम के जस्ट बाहर जो लेयर होगी एंथर की वॉल होगी बेटा, जिसको आप टेपिटम बोलते हो बेटा। उसके बाहर जो लेयर होगी उसको मिडल लेयर बोलते हो बेटा। उसके बाहर जो होती है वो एंडोथीशियम होती है बेटा। और सबसे बाहर होती है कौन सी? एपिडर्मिस। तो मैं लिख सकता हूं सबसे आउटर मोस्ट एंथर वॉल होती है एपिडर्मिस। उसके अंदर की मैं बात करूं तो बेटा ये होती है एंडोथीशियम। कौन सी होती है बेटा? एंडोथीशियम। उसके अंदर की मैं बात करूं तो बेटा होती है मिडल लेयर। कौन सी होती है बेटा? मिडल लेयर। और सबसे अंदर जिसकी अब अपन चर्चा कर रहे हैं ये होती है बेटा टेपिटम। कौन सी होती है बेटा? टेपिटम। और यहाँ पे जो अंदर आपको गोल गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको आप क्या बोल रहे हो? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोल रहे हो बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। तो मैंने अभी क्या बोला कि टेपिटम सबसे इनर मोस्ट लेयर है बेटा। इसके बाद में कोई लेयर नहीं है एंथर की। और ये किसके बाहर होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम के जस्ट बाहर जो लेयर है वो कौन सी है? टेपिटम है। ये भी कैसी होती है बेटा? सिंगल लेयर्ड होती है, सबसे इनर मोस्ट होती है। अब इसकी सेल के बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स अपन लिखेंगे बेटा। मैं इसके सेल के बारे में चर्चा करूं तो इसकी जो सेल होती है इसकी टेपिटम की, ये मैंने एक सेल बनाई बेटा। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल हो गई। अंदर होगा बेटा ये न्यूक्लियस हो गया, बीच में साइटोप्लाज्म हो गया। अब मैं थोड़े से पॉइंट इसके बारे में यहां डिस्कस करूंगा कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है बेटा? डेंस होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अच्छे से दिखाई देता है, उसको कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस बोल सकते हैं या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि जो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है, जिसकी साइज थोड़ी सी ज्यादा है नॉर्मल न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, उसको आप बोलते हो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हो बेटा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसका साइटोप्लाज्म भी कैसा है? एकदम डेंस है। इतनी बात क्लियर है।
अब थोड़े से पॉइंट आगे बढ़ेंगे बेटा। इसकी सेल के बारे में ही बात करें तो सेल के न्यूक्लियस की जब स्टडी हुई तो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा रहा, कैसा था बेटा? पोलीप्लॉइड था बेटा। कैसा था? पोलीप्लॉइड। अब आपके दिमाग में आएगा पोलीप्लॉइड होता क्या है। एक्चुअली में ये टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है बेटा जेनेटिक्स के अंदर। हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, ट्रिप्लॉइड क्या है, मोनोप्लॉइड क्या है, ये म्यूटेशंस के अंदर भी स्टडी करते हैं अपन ये सारी चीजें बेटा। तो थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूं बेटा। पोलीप्लॉइड क्या है? पोली का मतलब मैनी, प्लॉइड का मतलब प्लॉइडी लेवल, सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करता हूं बेटा। ये थोड़ा सा अपन पॉइंट यहां पे देखने वाले हैं तो देखेंगे बेटा आप। यहां पे मैंने एक सेल बनाई है बेटा, ये समझाने के लिए बना रहा हूं बेटा। इसके अंदर ये इतना बड़ा मैंने क्या बना दिया? न्यूक्लियस बना दिया बेटा। ये बेटा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। जैसे मैं बात करूं, हमारी सेल के न्यूक्लियस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जो 46 क्रोमोसोम होते हैं वो टू सेट में अरेंज होते हैं। 23 क्रोमोसोम का एक अलग सेट होता है और 23 का एक अलग सेट होता है। तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए उसको डिप्लॉइड बोलते हैं बेटा। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड थोड़ा सा यहां पे समझते हैं बेटा। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है तो कैसे अरेंज होंगे बेटा? जैसे ये फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम, ये थर्ड क्रोमोसोम, ये रहा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ऐसे करते 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 बेटा 23 क्रोमोसोम जो हमारी सेल के अंदर होते हैं वो ऐसे एक सेट के अंदर अरेंज होते हैं। ऐसे ही इसके सामने भी एक सेट ये होगा बेटा, फर्स्ट वाला क्रोमोसोम, सेकंड वाला क्रोमोसोम, ये थर्ड वाला क्रोमोसोम। ऐसे करते करते ये 23 का अलग से एक सेट और हो गया बेटा। जैसे कपड़ों का सेट है बेटा, एक कपड़ा, इसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो एक सेट कपड़े का ये हो गया। मत इसके बगल में चलूं, एक कपड़ा, दो कपड़ा, तीन कपड़ा, ऐसे 23 कपड़ों का सेट ये हो गया। तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ये है बेटा, सेकंड सेट ऑफ क्रोमोसोम ये है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो यहां पे ये जो दिख रहा है इसको बोल रहे हैं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। और वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको आप हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड के नाम से जानते हो बेटा। सेकंड सेट ऑफ क्रोमोसोम आपके सामने ये रहा बेटा, ये क्या है? सेकंड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये भी क्या है बेटा? हैप्लॉइड। जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो n प्लस एन क्या हो जाएगा बेटा? डिप्लॉइड। ये 2n, यानी कि ये जो आपको दिख रही है ये सेल, ये डिप्लॉइड है, क्योंकि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम तो ये रहा, दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम ये रहा। मान लीजिए एक सेट और होता, इधर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम और होता बेटा इस तरीके से, तो बेटा इसको हम ट्रिप्लॉइड बोलते। मान लीजिए इसके अलावा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम और होता तो इसको अपन टेट्राप्लॉइड बोलते बेटा। टेट्राप्लॉइड बोलते इसको 4n से रिप्रेजेंट करते। यानी कि मैं कह सकता हूं जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उतनी ही प्लॉइडी लेवल उसका इंक्रीज हो जाएगा। डिप्लॉइड से ऊपर जाते हैं 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, उसे पोलीप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोलीप्लॉइडी। देखो n से रिप्रेजेंटेशन मतलब हैप्लॉइड, 2n रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है डिप्लॉइड, और इसके ऊपर चलते जाओ बेटा 3n हो गया, 4n हो गया, 5n हो गया, 6n हो गया। इसके ऊपर 2n से ऊपर चलते जाएंगे बेटा, उस कंडीशन को बोला जाता है बेटा पोलीप्लॉइड कंडीशन। क्या बोला जाता है? पोलीप्लॉइड कंडीशन बोला जाता है। तो बेसिक सी बातें थी बेटा कि हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, ट्रिप्लॉइड क्या होता है, पोलीप्लॉइड क्या होता है। तो ये चीजें मैंने आपको अभी थोड़ी सी चीजें आपको डिस्कस करी है। इतनी बात क्लियर है? तो मेरा यही पॉइंट था यहां पे रखने का कि जो टैपिटम की जो सेल होती है वो कैसी होती है बेटा? पोलीप्लॉइड होती है। मतलब वो 4n हो सकती है, वो 6n हो सकती है, वो 8n हो सकती है, मतलब कि वो पोलीप्लॉइड होती है बेटा। इतनी बात क्लियर है? मैंने जब इसकी सेल की स्टडी करी तो एक पॉइंट और पता चला मुझे, एक पॉइंट और पता चला मुझे। क्या पॉइंट पता चला? अभी देखते हैं बेटा। इसकी जो सेल थी बेटा, पहला पॉइंट तो मुझे ये पता चला जो इसकी जो सेल थी वो पोलीप्लॉइड थी।
उसके अंदर जो न्यूक्लियस था उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर का जो सेट था वो बेटा 2n से ज्यादा का था। अब मैं बात करूं तो एक पॉइंट और पता चला, इसका जो न्यूक्लियस था बेटा उसकी स्टडी हुई तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस वहां पे देखने को मिला, तो इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन समझते हैं बेटा। होता क्या है यहां पे, जैसे मैंने एक सेल बना दी, ये सेल है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस, ये तीन न्यूक्लियस, 4 5 6 7 8। यदि किसी सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं उस कंडीशन को बोला जाता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। बेटा कब होती है ये? जब कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस अपन सेल डिवीजन में पढ़ते हैं बेटा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। यहां पे एक न्यूक्लियस था, उसके डिवीजन होते गए तो बेटा यहां बहुत सारे न्यूक्लियस आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये हुए क्यों? क्योंकि यहां पे कैरियोकाइनेसिस हुआ है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन यहां पे हुआ है, बट यहां पे साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है। क्या होता है साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है यहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। यहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ ही नहीं। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद में प्रोसीजर क्या है? साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होना, बट यहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। तो एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस नजर आते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है किसके अंदर बेटा? यहां पे टैपिटम की सेल के अंदर। इतनी बात क्लियर है? अब आप पूछोगे बेटा मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन का तो आपने कारण बता दिया कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कैरियोकाइनेसिस की वजह से आते हैं, जब कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो। बट यहां पे पॉलीप्लॉइड किस कारण आएगा बेटा? पॉलीप्लॉइड का कारण है बेटा एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस नाम से ही क्लियर है बेटा, अंदर ही अंदर माइटोसिस हो जाना एंडोमाइटोसिस कहलाता है बेटा। ये सारे जो पॉइंट्स थे अपन सेल डिवीजन में डिस्कस करते हैं बेटा। तो सेल डिवीजन चैप्टर 11th में पहली बार ही पढ़ा दिया जाता है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा बेटा। एंडोमाइटोसिस में होता क्या है? जब माइटोसिस के अंदर प्रोफेज फर्स्ट आती है तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहां पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। जब स्पिंडल फाइबर्स प्रोफेज के अंदर बनेंगे ही नहीं तो मेटाफेज के अंदर काइनेक्टोकोर से अटैच नहीं होंगे। जब काइनेक्टोकोर से अटैच नहीं होंगे तो एनाफेज के अंदर जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी तो वो अपोजिट पोल पे खींच ही नहीं पाएंगे बेटा। तो जब खींच ही नहीं पाएंगे तो कैरियोकाइनेसिस भी नहीं होगा। जब कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा तो एक ही न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। जब क्रोमोसोम पहले 46 हो फिर 92 हो जाएं तो इसी कंडीशन को बोला जाता है पॉलीप्लॉइडी बेटा। तो ये अपन डिस्कस कर चुके थे। तो यहां पे जो पॉलीप्लॉइडी होती है वो एंडोमाइटोसिस की वजह से आती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। क्लियर है? अब पिछली स्लाइड पे एक बार और चलते हैं बेटा। एपिटम के बारे में बता रहा था कि एंथरवोल होती है, सबसे अंदर वाली होती है बेटा एंथरवोल, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के जस्ट बाहर होती है। क्लियर है? सिंगल लेयर्ड होती है। इसके सेल की बात करूं तो साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है बेटा, गाढ़ा होता है। इसके न्यूक्लियस की बात करूं तो इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, अच्छे से दिखाई देता है, मोटा हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं बेटा। यहां पे एंडोमाइटोसिस के कारण यहां पे पॉलीप्लॉइडी आ जाती है। यहां कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, इसी कारण इसके अंदर क्या आ जाता है बेटा? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। तो टैपिटम के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब टैपिटम के फंक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं बेटा। ये टैपिटम की थोड़ी सी अपन ने बात करी थी, अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं बेटा। क्या काम है बेटा फंक्शंस? इसके फंक्शंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन मैं लिखने जा रहा हूं बेटा। इट प्रोवाइड, मैं कह सकता हूं इट प्रोवाइड नरिशमेंट to developing
इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, या मैं स्लैश लगा के लिख सकता हूं बेटा डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। अब कैसे माइक्रोस्पोर बनते हैं, कैसे पोलन ग्रेन बनते हैं, वो तो आगे पढ़ेंगे बेटा। लेकिन जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे उस पोलन ग्रेन को नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो बेटा वो न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? टेपिटम करती है। कौन करता है बेटा? टेपिटम करती है। सबसे मेन फंक्शन माना जाता है बेटा किसका? टेपिटम का। मैं सेकंड फंक्शन की चर्चा करूं तो बेटा ये यहां पे एक बॉडी बनाती है, इट फॉर्म यूबिस बॉडीज। ये यूबिस बॉडी का बनाने का काम करती है। क्या होता है यूबिस बॉडी? बेटा जिसकी केमिकल नेचर कैरोटीनॉइड हो उस बॉडी को यूबिस बॉडी बोला जाता है। यूबिस बॉडी आगे चल करके क्या बनाएगी देखते हैं बेटा। आगे चल करके ये बनाती है एक मटेरियल जिसको बोला जाता है स्पोरोपोलेनिन। क्या बोला जाता है बेटा? स्पोरोपोलेनिन। इतनी बात क्लियर है? अब स्पोरोपोलेनिन क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा। स्पोरोपोलेनिन की स्टडी जब साइंटिस्ट ने करी तो उन्होंने बताया कि जो स्पोरोपोलेनिन होता है, जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है बेटा, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन अर्थ। हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे बेटा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस सबसे हार्डेस्ट पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? वो होता है स्पोरोपोलेनिन। कौन होता है बेटा? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स और लिखाने जा रहा हूं मैं। इसको बोला जाता है, इसकी जो केमिकल नेचर होती है बेटा वो कैरेटिनॉइड होती है बेटा। ये कैरेटिनॉइड केमिकल नेचर का होता है बेटा। इसकी केमिकल नेचर आपसे पूछ ली जाए तो कह देना ये कैरेटिनॉइड होता है बेटा। कैसा होता है? कैरेटिनॉइड होता है। इतनी बात क्लियर है? इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और अपन लिखते हैं यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन के, जो एनसीईआरटी हमें बताती है कि स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो सबसे रेजिस्टेंट है बेटा। इसको लिखा जाता है इट इज रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल की मैं बात करूं तो वो होता है कौन? यहां पे स्पोरोपोलेनिन। और वो किस किस चीज के लिए रेजिस्टेंट होता है बेटा? वो होता है बेटा कोई भी एसिड उस पर अटैक नहीं कर सकता, यानी एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। एल्किलाई, एल्किलाई के लिए भी वो कैसा होता है? रेजिस्टेंट, जिसको आप बेस बोलते हो। कोई भी एंजाइम के लिए कैसा होगा? वो रेजिस्टेंट होगा। कोई भी टेम्परेचर के लिए वो रेजिस्टेंट होगा, चाहे लो हो चाहे हाई हो। या कोई भी माइक्रोब उस स्पोरोपोलेनिन को डैमेज नहीं कर सकता है बेटा, एक्सेट्रा। यानी कि स्पोरोपोलेनिन सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है हमारी अर्थ के ऊपर। उस पर ना तो एसिड कोई अटैक कर सकता है, ना एल्कलाई कोई फर्क डाल सकती है, ना कोई एंजाइम उसको डिग्रेड कर सकता है, ना कोई हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर का उस पर कोई फर्क पड़ता है, ना कोई माइक्रोब उसको कुछ फर्क डाल सकता है। इतना हार्डेस्ट, इतना रेजिस्टेंट मटेरियल आपको देखने को मिलता है बेटा। तो इसका फंक्शन क्या होगा, क्या बनाता है बेटा? जब आप पोलन ग्रेन पढ़ेंगे बेटा, मैं ये पोलन ग्रेन बना रहा हूं, ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर दो सेल होती है बेटा, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। बाहर इसके सेल वॉल होती है बेटा। सेल वॉल दो लेयर से मिलकर बनी हुई होगी। आउटर लेयर का नाम होता है बेटा एक्साइन। क्या नाम होता है? एक्साइन। इनर लेयर का नाम होता है बेटा इंटाइन। क्या नाम होता है? इंटाइन। जो एक्साइन होती है बेटा, वो एक्साइन बनी हुई होती है, वो एक्साइन बनी हुई होती है बेटा फॉर्म्ड बाय स्पोरोपोलेनिन,
फॉर्म्ड बाय स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन के द्वारा बनाई जाती है बेटा, एंटाइन नहीं बनाई जाती। बाहर की जो वॉल होती है एक्साइन, वो स्पोरोपोलेनिन के द्वारा बनाई जाती है। क्लियर है? जब वो स्पोरोपोलेनिन के द्वारा बनाई गई है तो बेटा वो जो पोलन ग्रेन है वो भी रेजिस्टेंट हो गया एसिड के लिए, एल्कलाई के लिए, एंजाइम के लिए, माइक्रोब के लिए, टेम्परेचर के लिए। तो बेटा वो बहुत सालों से, हजारों लाखों सालों से हमारी अर्थ के नीचे दब जाता है, तो वो फॉसिल की फॉर्म में प्रिजर्व रहता है। तो फॉसिल की फॉर्म में प्रिजर्व करने वाला एक्साइन होता है पोलन ग्रेन को, और एक्साइन बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन सबसे हार्डेस्ट या रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन अर्थ है। क्लियर है? तो ये पॉइंट थे स्पोरोपोलिनिन के बारे में। अब थोड़ा सा पॉइंट आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और फंक्शंस हैं इसके। किसके? कुछ और भी फंक्शंस हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। यहां पे मैं थर्ड फंक्शन लिख रहा हूं। ये कुछ हार्मोन का फॉर्मेशन करती है बेटा, कुछ हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। हार्मोन फॉर्मेशन एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे ये बनाती हैं इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको आप ऑक्सिन के नाम से भी जानते हैं बेटा। ऑक्सिन, ऑक्सिन और इंडोल एसिटिक एसिड का जो काम होता है वो ये होता है कि ये पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हेल्प इन पोलन ट्यूब डेवलपमेंट, मैं लिख सकता हूं यहां पे, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब डेवलप करेगी तब और इसके बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे बेटा। एक फोर्थ फंक्शन और लिख रहा हूं बेटा, ये जो टेपिटम है ये बनाती है कुछ एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स का यहाँ पे क्या करती है बेटा, ये फॉर्मेशन करती है। उन एंजाइम्स का मैं यहाँ पे फंक्शन, उनका नाम लिख रहा हूं बेटा, फिर फंक्शन पे आएंगे कि वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो देखना बेटा, यहाँ पे ये एंजाइम बनाती है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज ऐसा एंजाइम है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। उसके साथ साथ पैक्टिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन भी करती है, जो पैक्टीन का डाइजेशन या उसको डिसोल्व करता है। उसके साथ साथ एक एंजाइम और बनाती है बेटा, कैलेज एंजाइम। और कैलेज एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो होता है कैलोज का डिसोल्यूशन करना। ठीक है? अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बट आपको आइडिया दूंगा। सेल्यूलेज और पैक्टिनेज जो एंजाइम होते हैं ये तब रिलीज किए जाते हैं जब पोलन ट्यूब स्टिग्मा से निकल करके स्टाइल के अंदर जाती है। और स्टाइल के अंदर होता क्या है, कुछ सॉलिड टिश्यू होते हैं, उन्हें ट्रांसमिशन टिश्यू बोला जाता है। तो बेटा जब सॉलिड स्ट्रक्चर किसी स्टिग्मा के स्टाइल के अंदर आ जाती है तो पोलन ट्यूब आगे नहीं जा पाएगी। तो पोलन ट्यूब वहां पे कुछ एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है जो बनाए जाते हैं टेपिटम के द्वारा, यानी पैक्टिनेज और सेल्यूलेज। पैक्टिनेज और सेल्यूलेज उन सेल्स को डिसोल्व करती है और वहां पे जो स्टिग्मा स्टाइल है बेटा उसको होलो बनाती है, और यहां पे पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट होकर के वो ओवेरी के अंदर चली जाती है बेटा। तो ये जब अपन पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे तब अच्छे से समझ पाओगे बेटा। यहां पे एक एंजाइम और लिखा हुआ है, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम करता क्या है, ये कैलोस जो एक पॉलीसैकेराइड है, स्टिकी नेचर है। जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो यहां पे 4 माइक्रोस्पोर आपस में जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोस, और वो कैलोस जुड़ जाते हैं तो उस कैलोस को डिसोल्व करने के लिए एंजाइम आता है कैलेज, और वो कैलेज एंजाइम बनाया जाता है टेपिटम के द्वारा बेटा। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। 5वां फंक्शन मैं इसका लिखूं तो बेटा ये कुछ प्रोटीन बनाती है, फॉर्म कंपेटिबिलिटी प्रोटीन। कंपेटिबिलिटी प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है बेटा
इसके द्वारा, इसके द्वारा। क्या होते हैं कंपैटिबिलिटी प्रोटीन? जब अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके गिरता है, और जो स्टिग्मा होती है वो कुछ प्रोटीन्स रिलीज करती है कि वो सेम स्पीसीज का है कि नहीं है। यदि वो दोनों सेम स्पीसीज के हुए तब ही एक दूसरे को वेरीफाई कर पाएंगे और पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन वहां पे स्टार्ट हो पाएगी बेटा। तो ये कंपैटिबिलिटी प्रोटीन हम वहां पे अपन डिटेल के अंदर देखेंगे। तो इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इसके मैंने क्या क्या फंक्शन बता दिए कि ये स्पोरोपोलेनिन बनाती है, और स्पोरोपोलेनिन एक्साइन का फॉर्मेशन करती है, यानी कि एक्साइन किसकी बनी हुई होती है बेटा? स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। ये कुछ हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करती है, वो हॉर्मोन्स ऑक्सिन है जिसे आप इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से जान रहे हैं, और वो हेल्प करता है पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट के अंदर। कुछ एंजाइम्स बनाती हैं सेलुलेज और पैक्टिनेज, जो कि पोलन ट्यूब जब स्टिग्मा से निकल करके स्टाइल के अंदर जाएगी तो वहां ट्रांसमिशन टिश्यू को डिसोल्व करने में हेल्प करेंगे बेटा। कैलेज एंजाइम, कैलोस जो कि एक पॉलीसेकेराइड है जो कि माइक्रोस्पोर टेट्राड को जोड़ने का काम करता है, तो उन्हें सेपरेट कराने के लिए अपन किसका यूज करेंगे बेटा? कैलेज एंजाइम का। कुछ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन ये करती है बेटा। तो ये फंक्शंस हो गए आपके सामने किसके? टैपिटम के। अब नोट लगा करके कुछ चीजें सीखते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट: एट मैच्योरिटी ऑफ एंथर, जब एंथर मैच्योर हो जाता है बेटा, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो बेटा उसके अंदर केवल और केवल एंथर वॉल में बात करूं तो एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम क्या होती है बेटा? प्रेजेंट होती है। जब एंथर मैच्योर होता है तो केवल और केवल दो लेयर्स उसके पास होती है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। मैं चर्चा करूं मैच्योरिटी पे, तो मैच्योरिटी पे बेटा उसकी थर्ड लेयर, मिडिल लेयर, जिसको आप एफेमेरल बोलते थे, शॉर्ट लिव्ड बोलते थे, यानी कि मिडिल लेयर एंड उसके साथ साथ लास्ट जो टैपिटम है बेटा वो डिजनरेट हो जाती है, यानी मैच्योरिटी पे बेटा वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी में मैच्योर एंथर का डायग्राम दे रखा है बेटा, उसमें केवल और केवल दो लेयर दिखाई दे रही है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम ही प्रेजेंट होती है बेटा। उस टाइम पे मिडल लेयर, जिसको आप एफिमेरल बोलते थे, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको? टैपिटम को, ठीक है। और टैपिटम और मिडल लेयर दोनों की दोनों एब्सेंट हो जाती है एट मैच्योरिटी, ठीक है। ये अपन एंथर वॉल को डिटेल से पता समझ चुके हैं। उसके बाद में थोड़े से पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। यहां पे मैं ट्रांसफर सेक्शन लेता हूं, यहां पे मैं एंथर का यहां पे ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं, ये रहा ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। इस ट्रांसफर सेक्शन की मैं चर्चा करूं तो इसके अंदर बेटा दो लोब्स होते हैं। क्या होते हैं? ये दो लोब, एक ये लोब, ये दूसरा लोब। अब इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। ये रही बेटा, ये क्या है? माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं बेटा, बहुत सारी सेल्स होती हैं। इसके अंदर जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है। एक तरीके की सेल्स हैं, उन्हें होमोजीनस सेल्स बोल रहे हैं। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक्चुअली होता क्या है बेटा? तो मैं कह सकता हूं कि माइक्रोस्पोरेंजियम बना हुआ होता है कंपोज्ड ऑफ टाइटली पैक्ड होमोजीनस सेल। होमोजीनस सेल जो एक जैसी सेल्स होती है, एक टाइप की जो सेल्स होती है, उनसे टाइटली
पैक्ड होता है बेटा कौन, माइक्रोस्पोरेंजियम, और वो सारी सेल्स मिलकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है बेटा। उस टिश्यू को बोला जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोला जाता है बेटा, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो आपसे कोई पूछ ले कि माइक्रोस्पोरेंजियम किस चीज से बनी हुई होती है, तो आप कहेंगे कुछ होमोजीनस सेल्स होती है, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, वो टाइटली पैक्ड होती है, और वो सभी सेल्स मिलकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। उस टिश्यू का नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू। उसकी हर एक सेल को बेटा, जैसे ये एक सेल है, इस हर एक सेल को आप स्पोरोजीनस सेल के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं, स्पोरोजीनस सेल। ये रही स्पोरोजीनस सेल। क्लियर है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में डिस्कस किया। इसका एक पॉइंट और था कि जब आप ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो बेटा यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम आपको कैसी नजर आ रही है बेटा, सर्कुलर होती है। कैसी होती है, सर्कुलर इन अपीरियंस। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने थे बेटा। तो ये स्लाइड में इतना सा पॉइंट याद रखना है कि जब एंथर मैच्योर होता है तो एपिडर्मिस और एंडोथीशियम ही बची हुई होती है। मिडल लेयर और टेपिटम तो बेटा डिजेनरेट कर जाती है, तो मैच्योरिटी के टाइम आपको मिडल लेयर और टेपिटम देखने को नहीं मिलेंगी। उनके अंदर, अब मैं माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करूं तो माइक्रोस्पोरेंजियम बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। जो सेल्स होती हैं वो एक ही टाइप की होती है, इसलिए अपन होमोजीनस सेल्स बोलते हैं। उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, वो टाइटली पैक्ड होती है। ये बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, जिसे आप होमोजीनस टिश्यू बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल को क्या बोला जाता है, स्पोरोजीनस सेल। जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हो तो कैसी नजर आती है आपको, सर्कुलर नजर आती है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसी को यहां पे अपने को डिटेल के अंदर पढ़ना है बेटा। नाम से ही क्लियर है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन। और उससे पहले क्या है, माइक्रोस्पोर, यानी कि यहां पे अपन माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे बेटा। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, और यहां पे जो माइक्रोस्पोर है इसका मतलब माइक्रोस्पोर। तो बेटा इस हेडिंग के अंदर अपन कुछ फॉर्मेशन करने वाले हैं, किसका, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करने वाले हैं। कैसे करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, formation of microspore from microspore mother cell by division meiosis। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। मैंने क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय डिवीजन मियोसिस। यहां पे कुछ वर्ड्स आएंगे बेटा, क्या कि माइक्रोस्पोर क्या है उसको भी बेटा यहां पे समझेंगे अपन। माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन सी होती है बेटा, उसको भी अपन समझने वाले हैं। मियोसिस तो 11th में पढ़ के आ चुके हैं बेटा। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, जिसका रिजल्ट होता है एक सेल जब डिवाइड करती है तो 4 सेल बनेंगे। मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकंड होगा, और इसमें क्रोमोसोम नंबर बेटा हाफ हो जाते हैं, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। तो बेटा समझते हैं थोड़ा सा पॉइंट। यहां पे देखेंगे कि अपन ने जब एंथर का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे उस टाइम पे एक सेल बनी थी बेटा, आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन हुआ था हाइपोडर्मल रीजन के अंदर बेटा।
जब एंथर का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे बेटा, उस टाइम की बात है। तो बेटा अपन ने करवाया था वहां पे पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन करवाया। तो बेटा एपिडर्मिस की और एक सेल बनी जिसको प्राइमरी पेराइटल सेल बोल रहे हैं, उसके ऊपर जो सेल बनी उसको बोलते थे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो केवल यहां पे चर्चा होगी प्राइमरी स्पोरोजिनस, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उसके अंदर मैंने कहा था बेटा बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स करवाने हैं। जब वहां पे बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स करवाए जाते हैं तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है बेटा, एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, उसे आप बोलते हो स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हो बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोला जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू बेटा ये प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें प्रेजेंट होता है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है। यहां पे मैं ट्रांसफर सेक्शन काट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रेजेंट होता है। तो एंथर का जब डेवलपमेंट हो रहा था बेटा, उस टाइम पर हाइपोडर्मल रीजन में आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन करवाया जाता है। पेरिक्लिनल डिवीजन एक ट्रांसवर्स डिवीजन है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, उससे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन होता है। उस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के अंदर बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन्स करवाते हैं, तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है बेटा जिसे आप स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, और वो प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बेटा। आप समझते हैं? जब अपन एक बार ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं बेटा, ये एंथर का मैंने काटा एक ट्रांसफर सेक्शन, इसके अंदर ये दो लॉब्स मैंने बनाए हैं इस तरीके से। ठीक है, ये दो लोब बनाए बेटा। ये है बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम में, मैंने अभी बताया था माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर टाइटली पैक्ड होमोजीनस सेल्स होती हैं बेटा। ये सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाती हैं जिसे आप बोलते हैं वो स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू बना कैसे होगा बेटा? आर्किस्पोरियल सेल से बना होगा। उसने प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाई, उसमें माइटोटिक डिविजन्स हुए और स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ बेटा। अब मैं बोल सकता हूं कि इसकी कोई भी एक सेल, ये वाली सेल, इस सेल को मैं बोल सकता हूं स्पोरोजिनस सेल। जो स्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल होती है बेटा उसको स्पोरोजिनस सेल बोला जाता है। इसकी कोई एक स्पोरोजिनस सेल मैंने बाहर निकाल ली बेटा, ये रही बाहर निकाल ली। इसमें होगा क्या? इलोंगेशन होगा, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ये इलोंगेट हो जाएगी बेटा, ये इलोंगेट हो जाएगी एंड बिहेव करने लगेगी, बिहेव एज माइक्रोस्पोर, मदर सेल या पोलन मदर सेल। यानी कि मैंने क्या कहा, यहां पे एक सेल थी जिसे आप स्पोरोजिनस सेल बोल रहे थे, वो सेल बेटा इलोंगेट हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई और बिहेव करने लग गई एज माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल की तरह बिहेव करने लग गई बेटा। यानी कि ये थोड़ी सी क्या हो गई बेटा? बड़ी हो गई, कुछ मॉडिफिकेशंस हो गए, कुछ साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर मॉडिफिकेशन हुए, तो वो एक अलग से अपीयर होने लग गई बेटा। तो उसे आप माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं। उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये आगे चल करके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। उसको पोलन मदर सेल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो आगे चल करके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने वाली है बेटा। अब यहां पे एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं बेटा। अब एनसीईआरटी लिखती है हर एक स्पोरोजिनस सेल के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो बिहेव कर सकती है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह या पोलन मदर सेल की तरह
और आगे चल करके माइक्रोस्पोर भी बना सकती है और पोलन ग्रेन भी बना सकती है। कहने का मतलब इसके जितने भी स्पोरोजिनस सेल है वो आगे चल करके माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने वाली है। उन सभी के पास पोटेंशियल होता है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने का, पोलन ग्रेन बनने का, माइक्रोस्पोर बनने का। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप मेगास्पोरेंजियम पढ़ेंगे उसकी हर एक सेल के अंदर पोटेंशियल नहीं होगा एम्ब्रियो सैक बनाने का। यहां हर एक सेल के अंदर आपको माइक्रोस्पोर बनाने का पोटेंशियल है, वहां ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जोर दिया जा रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मैंने बना लिया यहां पे एक इलोंगेटेड बड़ी सी सेल बेटा, ये वाली, जिसको आप माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जान रहे हो या इसको पोलन मदर सेल के नाम से जान रहे हो। ये होती है बेटा डिप्लॉइड। जब इसके न्यूक्लियस की स्टडी हुई तो उसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिले। जब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिले तो इसको अपन डिप्लॉइड बोल रहे हैं बेटा। तो आगे की प्रोसीजर देखते हैं। तो हुआ क्या होगा, यहां पे इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ होगा बेटा। क्या हुआ होगा? मियोसिस। क्या होता है मियोसिस? मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है बेटा। क्या है ये? एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा? हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। और यहां पे नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनती है? 4। जब माइटोसिस होता है तो केवल 2 सेल बनती है। जब मियोसिस होता है तो बेटा यहां पे 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो दोबारा से देखेंगे बेटा, हमारे पास क्या थी? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल थी जिसको आप पोलन मदर सेल बोल रहे थे, वो डिप्लॉइड थी बेटा। उसके अंदर मियोसिस हुआ। मियोसिस एक सेल डिवीजन है जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है बेटा। क्या है? रिडक्शनल डिवीजन, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, और जो सेल का नंबर बनता है वो टोटल 4 सेल्स बनती है बेटा। ठीक है, लेकिन इनके न्यूक्लियस की जब स्टडी हुई तो यहां पे पाया गया कि यहां पे 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो हर एक सेल को आप क्या बोल रहे हो बेटा? यहां पे हर एक सेल को हैप्लॉइड बोल रहे हो, और सेल का नाम बना यहां पे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बना बेटा। माइक्रोस्पोर बने कितने? 4। तो इन 4 माइक्रोस्पोर को एनसीईआरटी लिखती है बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या लिखती है बेटा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 का मतलब टेट्राड। दोबारा से सुनेंगे बेटा। एक यहां पे डिप्लॉइड सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस हुआ। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यहां पे 4 सेल्स बनी, उनके न्यूक्लियस की स्टडी हुई तो यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, तो हैप्लॉइड लिख रहा हूं। और इन हर एक सेल का नाम होता है माइक्रोस्पोर। टोटल कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। जब 4 माइक्रोस्पोर एक साथ चिपके हुए हैं तो उनको बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि माइक्रोस्पोर बनता क्या है, कैसे है बेटा? मियोसिस से बनता है। तो बेटा मेगास्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना देना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही तो देख रहे थे अपन बेटा। क्या कहलाता है बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? अब होगा क्या, थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया दूं। ये जो अपन ने 4 माइक्रोस्पोर बनाए हैं, ये क्या है बेटा? 4 माइक्रोस्पोर है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है, हैप्लॉइड है बेटा। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इनकी स्टडी हुई तो पता चला बेटा कि ये जो टेट्राड है माइक्रोस्पोर का, वो आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोस। कैलोस की हेल्प से आपस में जुड़े हुए हैं बेटा। कैलोस क्या होता है बेटा? थोड़ा सा आइडिया दूं तो कैलोस एक पॉलीसैकेराइड है बेटा। क्या है? पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस है जो कि स्टिकी नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बेटा? चिपचिपा होता है।
कैलोज बेटा स्टिकी नेचर का है, चिपचिपा है, यानी कि यहां पे एक माइक्रोस्पोर था, ये दूसरा माइक्रोस्पोर, इसकी सेल वॉल के बाहर कैलोज है, इसकी सेल वॉल के बाहर कैलोज है, तो ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर आपस में जोड़ दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोज, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है और स्टिकी नेचर का होता है। तो आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं बेटा? कैलोज की मदद से जुड़े हुए होते हैं। इस कैलोज को डिसोल्व करने के लिए आएगा बेटा कैलेज एंजाइम, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। जो कैलेज एंजाइम बनाता है कौन? टेपिटम। यहां पे लेके आते हैं कैलेज एंजाइम और ये बनाया जाता है टेपिटम के द्वारा। ये चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर टेट्राड थे आपस में चिपके हुए थे विद द हेल्प ऑफ कैलोज, उनको सेपरेट कर दिया जाता है। चारों के चारों माइक्रोस्पोर आपके सामने कैसे हैं बेटा? एकदम सेपरेट है बेटा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं माइक्रोस्पोर्स सेपरेटेड, माइक्रोस्पोर्स सेपरेटेड, चारों के चारों माइक्रोस्पोर को सेपरेट कर दिया गया है। तो दोबारा से देखना, ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड आपस में कैलोस, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है जो स्टिकी नेचर का है, उसकी वजह से चिपके हुए थे। फिर एक एंजाइम आता है कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम बनाया जाता है टेपिटम के द्वारा, वो इस कैलोस को डिसोल्व कर देता है बेटा। इसको डिसोल्व कर देगा तो ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड आपस में फ्री हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोर्स को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैलेज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे बेटा। क्या होता है मेल गैमेटोफाइट? समझते हैं बेटा। आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, क्या? मेल गैमेटोफाइट। आपने एक वर्ड सुना होगा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? मेल गैमेटोफाइट। तो इस हेडिंग में अपन सीखने वाले हैं कैसे अपन माइक्रोस्पोर में बदलाव करके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। कि पोलन ग्रेन जिसे आप मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हो, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है, वो अभी इसमें समझने वाले हैं बेटा। इससे पहले अपन ने किया क्या था कि ये 4 माइक्रोस्पोर थे बेटा। ये 4 माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए थे, तो आप इसको क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये आपस में कैलोस पॉलीसेकेराइड के द्वारा क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। तो एंजाइम आता है कैलेज। कैलेज एंजाइम इन सभी को सेपरेट कर देगा। ये सेपरेट कर दिया बेटा, तो ये सभी फ्री हो जाते हैं। यहां पे आप माइक्रोस्पोर टेट्राइड नहीं बोलोगे। अब यहां पे हर एक माइक्रोस्पोर आपके सामने है जो कि सेपरेटेड है, हैप्लॉइड है, और ये क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर है। अब इस माइक्रोस्पोर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, कौन से डिविजन्स होंगे, मियोसिस होगा कि माइटोसिस होगा, किस तरीके से इसको अपन मेल गैमेटोफाइट के अंदर बनाने जाएंगे बेटा, है ना? तो अपन देखते हैं बेटा इसको माइक्रोस्पोर से कैसे आप इसको पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करेंगे बेटा। क्लियर है? यहां पे मैं चर्चा करता हूं बेटा। मैंने यहां पे एक माइक्रोस्पोर ले लिया। ये रहा एक माइक्रोस्पोर, ये रहा एक माइक्रोस्पोर जो कि कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है बेटा।
तो इसके अंदर एक डिवीजन होगा जिसको आप बोलते हो माइटोसिस। इसके अंदर माइटोसिस करवाएंगे। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है बेटा। इस डिवीजन में एक सेल से केवल 2 सेल ही बनती है, बट मियोसिस में क्या होता था, उस डिवीजन के अंदर एक सेल से 4 सेल्स बनाई जाती थी, बट उन 4 सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे कर दिए जाते थे, इसलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते थे। बट यहां पे ऐसा नहीं है, उसका उल्टा है बेटा। यहां पे डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगी, बट उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे सेम एज इट इज पेरेंट सेल होंगे बेटा। जो पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम थे सेम टू सेम क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां पे मैंने बनाई क्या, 2 सेल्स बनेंगी बेटा। क्या बनेंगी, 2 सेल्स जिनके अंदर जो आपस में अटैच होंगी बेटा। एक बड़ी सेल बनेगी, एक छोटी सेल बनेगी। ये छोटी सेल बना दी मैंने और ये एक बड़ी सेल बन गई बेटा। यहां पे जो बड़ी सेल बनी है उस सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल। क्या नाम होता है, वेजिटेटिव सेल। बट जो स्मॉल सेल बनी है उसका नाम होता है बेटा जनरेटिव सेल। इसका नाम होता है जनरेटिव सेल। तो बेटा मैंने माइटोसिस डिवीजन करके एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई है जिसके अंदर 2 सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है बेटा। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा पोलन ग्रेन। लेकिन ये होता है 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बेटा। क्या होता है, 2 सेल्ड पोलन ग्रेन होता है ये बेटा। और पोलन ग्रेन को ही क्या बोला जाता है बेटा, मेल गैमेटोफाइट। पिछली बार नीट में एक सवाल था बेटा, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो बेटा उसमें एक स्ट्रक्चर दे रखी थी पोलन ग्रेन की, तो उसका आंसर क्या गया था, पोलन ग्रेन। क्लियर है। अब बेटा इसके अंदर एक डिवीजन और होगा और वो भी माइटोसिस होगा। तो इसके अंदर एक माइटोटिक डिवीजन करवाते हैं और जो होता है केवल और केवल इन जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव में नहीं होगा बेटा, जनरेटिव सेल के अंदर होगा। किसके अंदर, जनरेटिव सेल के अंदर। वेजिटेटिव एज इट इज रहेगी बेटा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। यहां पे मैंने वेजिटेटिव सेल को 2 सेल में कन्वर्ट कर दिया, ये बन गई। जनरेटिव सेल को 2 सेल में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ऊपर जो सेल बनी हुई है बेटा, ये वाली सेल एज इट इज वेजिटेटिव सेल है, और जनरेटिव सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो गई। उन 2 सेल का नाम है 2 मेल गैमिट। ये एक मेल गैमिट ये रहा है, दूसरा ये रहा। यहां पे 2 मेल गैमिट बना दिए जाते हैं, 2 मेल गैमिट बना दिए जाते हैं बेटा। तो यही क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मियोसिस से बनाया जो कि हैप्लॉइड था। उसके बाद में एक सिंगल माइटोसिस करवाया बेटा जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है। 2 सेल्स बनी बेटा, एक वेजिटेटिव सेल बनी, एक जनरेटिव सेल बनी बेटा। इसको बोला जाता है 2 सेल्ड पोलन ग्रेन। अब इसके अंदर भी एक माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर बेटा, जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होता है। वेजिटेटिव सेल में माइटोसिस नहीं होगा। तो जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस हुआ तो जनरेटिव सेल 2 सेल बनाती हैं, उनका नाम है मेल गैमिट्स। तो यहां पे 2 मेल गैमिट बनाए जाते हैं किसके द्वारा, जनरेटिव सेल के द्वारा। और वेजिटेटिव सेल एज इट इज होती है बेटा। यही होता है मेल गैमेटोफाइट। तो इसका नाम पड़ जाएगा 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट। 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट इसका नाम होगा बेटा। तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं बेटा। स्टार्टिंग में क्या था अपने पास, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी जिसको आप पोलन मदर सेल बोल रहे हो, जो कि कैसी थी, डिप्लॉइड थी बेटा। ये सेल बना दी मैंने, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें हुआ क्या,
सबसे पहले मियोसिस होता है बेटा। मियोसिस हुआ तो यहां पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं बेटा, और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो यहां पे बना हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहां माइक्रोस्पोर टेट्राड को कैलेज एंजाइम के द्वारा सेपरेट किया जाता है, और वहां पे आगे चल करके हर एक माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होता है टू सेल्ड पोलन ग्रेन में। तो इसके अंदर अपन ने एक माइटोसिस करवाया, तो यहां पे टू सेल्ड स्ट्रक्चर बनी, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल, जिसे आप टू सेल्ड पोलन ग्रेन कह रहे हैं। ये टू सेल्ड पोलन ग्रेन। अब इसकी जनरेटिव सेल में एक माइटोसिस और होगा, तो बेटा यहां बन जाएगा थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन। उसमें से ये दो मेल गैमेट रहेंगे, एक यहां पे वेजिटेटिव सेल रहेगी, तो ये बन गया बेटा थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन। तो मैंने इतनी बात क्यों बताई कि इनिशियल से देखते हैं कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस हुए होंगे बेटा। यहां पे मैंने बताया आपको एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस करवाने होंगे। आपके सामने है बेटा, एक मियोसिस करवाया है अपन ने और दो माइटोसिस करवाए हैं। तो बेटा ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए आपको कितने माइटोसिस चाहिए और कितने मियोसिस चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे बेटा। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा। माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात करता हूं बेटा, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है। माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये दो टाइप का होता है बेटा। जनरली अपन पढ़ते हैं बेटा इस तरीके से, चार माइक्रोस्पोर आपस में कैलोस पॉलीसैकेराइड के द्वारा चिपकाए जाते हैं। इस टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड को बोला जाता है आइसोबाइलेटरल टेट्राड। एक दूसरा टाइप का और होता है बेटा, जिसके अंदर एक माइक्रोस्पोर ये है, ये दूसरा माइक्रोस्पोर, ये तीसरा माइक्रोस्पोर, एक पीछे और होता है बेटा जो दिखाई नहीं देता अपने को माइक्रोस्पोर। ऐसे चार माइक्रोस्पोर बोलते हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है टेट्राहेड्रल टेट्राड। ये पाया जाता है बेटा डाइकोट्स के अंदर, और बेटा ये पाया जाता है मोनोकोट्स के अंदर। क्लियर है? तो माइक्रोस्पोर टेट्राड दो टाइप के होते हैं, एक तो आइसोबाइलेटरल होता है बेटा, एक टेट्राहेड्रल होता है। तो आइसोबाइलेटरल में चारों माइक्रोस्पोर आपको नजर आते हैं, ये मोनोकोट्स में पाया जाता है। टेट्राहेड्रल टाइप का डाइकोट्स के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आप कल करके लाएंगे बेटा। एक क्वेश्चन है, फाइंड द number of meiosis and mitosis to form 8 pollen grain। 8 पोलन ग्रेन बनाने के लिए, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं बेटा, 3 सेल्ड पोलन ग्रेन होना चाहिए। 3 सेल्ड पोलन ग्रेन बनाने के लिए आपको कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस होने चाहिए बेटा, है ना? ये होमवर्क है कल के लिए, ये आपको करके आना होगा। ठीक है?